गुड मॉर्निंग सभी लोगों को। हम लोग PYQ UGC नेट का फर्स्ट पेपर का डिस्कस कर रहे हैं। उसके अंतर्गत हम लोगों ने 2023 का 2022 का सारे डायमेंशन सारे क्वेश्चन PYQ डिस्कस कर लिया हूँ। ये हमेशा पार्ट 1 और पार्ट 2 में है। आप लोगों को चैनल पर नीचे मिल जाएगा, तो प्लीज़ देखिए। ठीक है, आगे की चीज़ें हम इसी के क्रम में 2021 का कर रहा हूँ। एक मेरा दूसरा चैनल है डॉक्टर अवधेश सर के नाम से यूट्यूब पर, जिस पर मैं फिलॉसफी को पढ़ाता हूँ, जहाँ पर आपको एक लंबा चीज़ें मिलेगी। यहाँ पर देखिए 1995 से 2023 तक का PYQ फिलॉसफी का मिलेगा, जो कि नेट JRF के लिए, सेट के लिए उसके बाद CUT PG, CUT PhD, UPHES उत्तर प्रदेश हायर एजुकेशन, उसके बाद RAS का राजस्थान असिस्टेंट प्रोफेसर का, उसमें सब में काम करेगा। ये इस चैनल का वो है, मतलब UGC क्लासेस बाय डॉक्टर अवधेश सर के नाम से है ये चैनल। प्लीज़ चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचाने का प्रयास कीजिए, और जिस मकसद से मैं बना रहा हूँ वो सफल हो। मैं हमेशा कहता हूँ कि देखो, कोई भी काम करो ना, तो जितने भी आप सफल लाइफ में लोग देखोगे, वो अपने काम को अलग तरीके से करते हैं। यानी देने की तरीका है। जैसे मैं आप लोगों को फ्री में सब कुछ प्रोवाइड करवा रहा हूँ। दूसरे चैनल पे 10,000 20,000 फीस लेके, यहाँ फ्री में है। ठीक है, जीतने वाले कोई अलग कार्य नहीं करते। मैं हमेशा कहता हूँ कि यदि बार बार मेहनत करने पे सफलता नहीं मिलती है, तो अपना तरीका बदलो, क्योंकि जितने सफल लोग होंगे वो देखेंगे आपकी अपनी तरीके अलग होगा, उनका करने का अंदाज अलग होगा। ठीक है, उस जो अंदाज होता है उसी को हम स्मार्ट स्ट्रेटजी बोलते हैं, और एक्टिविटी करने की एक्टिविटी को वर्क बोलते हैं। इस प्रकार सफलता का सीधा मतलब है, इस स्ट्रेटजी से पढ़ो। देखो 100% फर्स्ट अटेम्प्ट में JRF निकलेगा, फर्स्ट अटेम्प्ट में अच्छा मार्क्स भी आएगा। ठीक है, तो देखते हैं किस तरीके से हम करते हैं। जैसे पहला क्वेश्चन है फॉर ये 2021 का पार्ट 2 का क्वेश्चन है। पार्ट 1 करवा चुका हूँ, आप लोग वहाँ से उसको देखिए। और यहाँ पे देखिए, सबसे पहली चीज़ ना, आप स्ट्रेटजी देखिए। Question is not important things, only strategy is more important for question. Now you can understand strategy of solving strategy of the question. This is the main thing. ठीक है, पहला for ensuring effective administration, which of the following is most difficult. ठीक है, इफेक्टिव मैं प्रभावी हिंदी मीडियम के लिए वही बोल देता हूँ कि प्रभावी जो प्रशासनिक चीज़ों को सुधारना हो, तो उसके लिए आपको क्या करने की ज़रूरत है। चेंजिंग द नॉलेज इन इंडिविजुअल एंड ग्रुप। किसी भी क्षेत्र में एक देखो, यहाँ पर ना 60% क्वेश्चन केवल ना बेसिक अंडरस्टैंडिंग से होते हैं। बेसिक अंडरस्टैंडिंग आपकी अच्छी है तो हो जाएंगे। 40% में से दो चीज़ें दिखती है। यहाँ पर 20% फैक्चुअल चीज़ें होती हैं और 20% कंसेप्चुअल चीज़ें होती है। यहाँ पर ये भी कंसेप्ट का पार्ट होता है, और बेसिक अंडरस्टैंडिंग कंसेप्ट पर आधारित है। यानी कहने का मतलब कि लगभग 80% क्वेश्चन आपके कंसेप्चुअल पर आधारित है। इसलिए हमेशा फैक्ट विथ कंसेप्ट पर मत जाइए, विथ कंसेप्ट पर मत जाइए। आज के लोग 99% इसी स्ट्रेटेजी पे चल रहा है, और यूट्यूब के चैनलों पर आज इसी को बढ़ावा दिया जा रहा है। लेकिन मैं कहता हूँ ना कि हर कार्य को अलग अंदाज में करिए। आप इसकी लिमिटेशन है, लेकिन इसकी लिमिटेशन नहीं है। कंसेप्ट हमेशा मेहनत करिए। कंसेप्ट विथ फैक्ट। एक कंसेप्ट में आप लाखों फैक्ट छिपा सकते हैं, लेकिन लाखों फैक्ट में एक कंसेप्ट बने ये जरूरी नहीं है। ध्यान से समझिएगा। ठीक है, यहाँ पर देखिए कह रहा है कि इफेक्टिव एडमिनिस्ट्रेशन की बात की जा रही है, कि उसके लिए नॉट डिफिकल्ट, मोस्ट डिफिकल्ट है। इसमें सबसे कह रहा है कि सबसे अधिक समस्या किसी में, यदि ज्ञान रहेगा तो मेंटेन हो जाएगा।
चेंजिंग स्किल यदि देंगे तभी भी हो जाएगा। हाँ, एटीट्यूड अपना नज़रिया बदलेंगे ग्रुप का तब भी हो जाएगा। लेकिन यहाँ पर दिया है चेंजिंग द बिहेवियर इंडिविजुअल, यदि व्यवहार ही बदल जाए लोगों का तो सब कुछ बदल जाता है। इसलिए इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो 4 होगा। आप लोगों को कोई भी डाउट हो तो प्लीज़ बताइएगा, ठीक है, कमेंट सेक्शन में करके बताएंगे तो मुझे बेहद खुशी होगी। अगला क्वेश्चन, बहुत मैच द फॉलोइंग, इस तरीके से क्वेश्चन आए तो इसमें 2 चीज़ों को हमें ध्यान देना चाहिए, ठीक है। जैसे मान लो कि लिस्ट ये है डिजिटल इनिशिएटिव और दूसरा है उसका ऑब्जेक्टिव, ये संस्थान है, ये सारे मतलब एक योजनाएं हैं, जैसे स्वयं भारत, एनडीएल, स्वयं, एनएडी, इनका काम क्या क्या है, ये सारे के सारे फ्री एजुकेशन के आधार पर डिजिटल एजुकेशन को प्रमोट करने के रूप में है। तो देखो इस तरीके से क्वेश्चन आएगा तो ये देखिए आपको कंसेप्ट पर आधारित है, ये एकदम 100% कंसेप्ट पर आधारित क्वेश्चन है। जहाँ आपको कंसेप्ट क्लियर रहेगा तो ऑटोमेटिक हो जाएगा, और कंसेप्ट क्लियर नहीं रहेगा तो आपका कुछ भी नहीं होगा। जैसे क्या है कि NED, ठीक है। अब यहाँ पर थोड़ा सा देखेंगे कि यदि इसमें से किसी का एक का भी आपको पता हो तो ऑटोमेटिक आपका हो जाएगा। तो देखो हमको चारों में से केवल 1-2 का आता है, स्वयं प्रभा और इके है स्वयं, यही दोनों मेरे को आता है। इन तीनों को यदि 2 भी आता है तो ऑटोमेटिक। तो स्वयं प्रभा का जो मतलब होता है, ये एक प्रकार की वो काम करती है, यूटिलाइजेशन ऑफ सैटेलाइट कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी फॉर ट्रांसमिशन के लिए काम करता है। तो ये तो मेरे को क्लियर हो गया कि बी का क्या हो गया, बी का 1 हो गया, यानी बी का क्या हो गया, 1 हो गया, ये मेरे को पता है। दूसरा जो है इसको देखते हैं, ठीक है, डी है, यहाँ पे 4 होगा, ठीक है, डी का, ठीक है। ये पूछ रहा है स्वयं क्या है, तो एक प्रकार की ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है जहाँ पर सारी चीज़ों को, तो ये क्या है कि यहाँ पर ध्यान से देखेंगे, ठीक है, नहीं गड़बड़ हम मिला रहे हैं, नहीं सही है, सही है। अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है, ऑनलाइन स्टोर हाउस ऑफ ऑल एकेडमिक अवार्ड सर्टिफिकेट। इसका जो क्या है कि 2, यानी बी का 1 पता हो गया और उसके बाद डी का 4 पता हो गया। अब हम विकल्प देखते हैं आगे वाला, ध्यान से देखिएगा। यानी देखिए यहाँ पर बी का 1 यहाँ भी है, 1 यहाँ भी है, ठीक है, डी का 4 यहाँ भी है, डी का 4 यहाँ भी है। यानी देखिए अब ये इस तरीके से जब कॉम्प्लिकेटेड होने लगते हैं तभी टेंशन होती है। यानी ये तो और ये तो कैंसिल हो गया, यानी 2 विकल्प तो ऐसे चले गए। अब अभी हमको तीसरा भी देखना पड़ेगा, ठीक है। तीसरा कैसे देखेंगे, ध्यान से देखिएगा कि हाँ, यहाँ पर देखिए तीसरा हमें देखना पड़ेगा ए का। तो ए का देखते हैं कि ए का क्या है कि NAD का क्या करती है कि ऑल डिजिटल लाइब्रेरी एंड स्टोरेज इंफॉर्मेशन मेटाडा अबाउट डिफरेंट टाइप ऑफ डिजिटल। यानी ए का क्या हो गया, ए का क्या हो गया, 3 हो गया, ए का 3 हो गया। अब इसका करेक्ट आंसर मिल जाएगा। यानी ए का 3 किसमें है, देखिए इसमें नहीं है, यानी इसका करेक्ट आंसर क्या है, ये इसका 2 करेक्ट आंसर है। तो ये फैक्ट विथ नहीं है, कंसेप्ट विथ है। तो कंसेप्ट यदि आता है तो देखो यहाँ पे हमें छोड़ना नहीं है, हमें करना क्या है कि अब हमें ये चारों विकल्प हमें पढ़ना है, ठीक है। यहाँ पर हमें ध्यान से देखिएगा, यहाँ पे हमें चारों विकल्प को सॉल्व करना है कि किस तरीके से चारों विकल्प हुए थे, ठीक है। यानी NAD का काम क्या है, तो ऑल डिजिटल, स्वयं भारत का क्या है, ये NAD का ये, इसकी डिटेल जानना जरूरी है। यदि इस तरीके से पढ़ते हैं तो आपको हर बार एक ही बार में सफलता मिलेगी, ठीक है। तो इसका करेक्ट आंसर ये है, फायर इज नॉट वर्म, ठीक है, बिकॉज इट इज प्रोड्यूस सच अ वाटर एज ए एग्जाम्पल विच टाइप्स ऑफ फांसी। अब देखिए ये पूरा का पूरा लॉजिक का क्वेश्चन है, ठीक है, लॉजिकल जो
लॉजिक है कि सभी जिसमें ए ई आई ओ होता है, जिसमें से 2 यूनिवर्सल होते हैं और 2 पार्शियली होते हैं, इसके आधारित है कि आग क्या है, गर्म नहीं है। ठीक है, आग गर्म नहीं है क्योंकि इट प्रोड्यूस सच, मतलब क्या है कि वो पानी के होगा, क्योंकि देखो पानी का काम शीतलता है। ठीक है, देखो पानी का काम क्या है, शीतलता है, और आग का काम है गर्म। ठीक है, तो ये यहाँ पे दोनों अलग विशेषता, मतलब आग का काम क्या है, वार्म, गर्म होना, मतलब इसकी विशेषता को दर्शा रहा है। ये कह रहा है कि ये ठंडा है, कभी आग ठंडा हो ही नहीं सकती, यानी विशेष की चीजें है। जनरल भी आता है ना तो ये क्वेश्चन हो जाएगा, देखिएगा। सत्य प्रतिपक्ष ये नहीं होगा। वर्धित विषय, हाँ विषय, देखो यानी विषय के आधार पर हुआ है, इसका जो करेक्ट आंसर है 2 है। इस तरीके से करोगे ऑटोमेटिक हो जाएगा। अब यहाँ पर ये पूछ रहा है कि डेवलपमेंट ऑफ वैल्यू विच इज 2 आउटकम्स। ठीक है, स्टेज 1 डेवलपमेंट ऑफ वैल्यू, ठीक है, स्टेज 2। तो ये पहला क्या है, स्टेज 1 में 4 चीजें हैं और पूछ रहा है कि किसकी जरूरत होती है। वैल्यू कलेक्शन थ्रू इन्विटेशन, इनर इवेल्युएशन, वैल्यू कंसिडरेशन, वैल्यू क्लियरिफिकेशन, इसमें से कौन सी चीजें होती है। तो हम ध्यान से थोड़ा सा देखेंगे इस क्वेश्चन का, क्वेश्चन नंबर 29 का। तो थोड़ा सा आप इसका आंसर देखिए, आपको करेक्ट समझ में आ जाएगा। कि आप देखते हैं कि जो इसका जो करेक्ट आंसर है, ठीक है, उसका जो करेक्ट क्या है कि ए का क्या है, ए का आपका 1 होगा, ए का 1 ही होगा स्टेज 1 में। ठीक है, फिर बी का क्या है कि बी का भी है इनर वैल्यू इवैल्यूएशन, ये भी सही है, लेकिन ये और ये दोनों में हमको उल्टा दिखाई दे रहा है। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ डी का आपका ये हो जाएगा, सॉरी सी का ये हो जाएगा और डी का ये 3 हो जाएगा, यानी आंसर क्या हो जाएगा, ए का 1, बी का ये से 2, सी का 4 और डी का 3, ये आंसर हो जाएगा। अब विकल्प देख लीजिए, आप जहां आएगा ऑटोमेटिक हो जाएगा। अब यहाँ पर देखिए ये कहाँ पे है, तो यहाँ पर देख रहा है कि ए का 1, यहाँ पर देखिए विकल्प नंबर 2 में, विकल्प नंबर 2 में दिखा है ए का 1, बी का 2, सी का 4, डी का 3, करेक्ट आंसर हो जाएगा। अनाउंसमेंट ऑफ अराइवल एंड डिपार्चर ऑफ ट्रेन एट द रेलवे स्टेशन, जब रेलवे स्टेशन पर अनाउंसमेंट की ट्रेन आ रही है और जा रही है, तो इसको किसके अंतर्गत किया जाता है। तो थोड़ी सी भी आप ट्रेन से आए गए होंगे तो वहाँ पर दिया है, यात्रीगण कृपया ध्यान दें, यहाँ से यहाँ जाने वाली ट्रेन प्लेटफार्म नंबर 3 पे आ रही है। जब यहाँ पे प्लेटफार्म नंबर, यात्रीगण कृपया ध्यान दें, यानी यात्रीगण कृपया ध्यान दें, यानी ये पब्लिक से बात की जाती है, पब्लिक कम्युनिकेशन हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर देखते हैं ना, इसका आंसर ऑटोमेटिक निकल जाएगा। क्या है कि ये एक प्रकार की क्या है, पब्लिक कम्युनिकेशन है। ठीक है, ये कम्युनिकेशन का क्वेश्चन है। ऑर्गेनाइजेशन कम्युनिकेशन क्या होता है, जैसे मान लो कि कोई संस्था है, जैसे मैं दिल्ली यूनिवर्सिटी में पढ़ाता हूँ। ठीक है, डीयू का कोई वो आता है, डीयू की कोई नोटिफिकेशन आती है और कहा जाता है कि ऐसे करो, तो उस हिसाब से वो संस्था के करना है, तो वो क्या हो जाती है, ऑर्गेनाइजेशनल कम्युनिकेशन, जहाँ पे लोग करते हैं। सेक्शनल कम्युनिकेशन, यानी सेक्शन वाइज, यानी यदि ये कहा जाए कि एडमिनिस्ट्रेटिव डिपार्टमेंट का अलग हो जाएगा, ठीक है, टीचिंग डिपार्टमेंट का एक अलग हो जाएगा, तो ये सेक्शन वाइज एडमिनिस्ट्रेशन कम्युनिकेशन की चीज़ें हैं। ठीक है, तो ये चीज़ें आपको समझ में, इसका जो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, 3 पब्लिक कम्युनिकेशन की चीज़ें आती है। अब अगला क्वेश्चन देखिए, बहुत सिंपल है। ठीक है, आइडेंटिफाई द करेक्ट सीक्वेंस ऑफ कॉग्निटिव बिहेवियर ऑफ टेस्टिमोनी ऑफ द एजुकेशनल ऑब्जेक्टिव। देखो, किसी भी शैक्षणिक योग्यता के शब्द प्रमाण की जो पहचान होती है,
वो एक ही चीज से होती है। आप इसको ध्यान से सुनेंगे, ये पूछ रहा है करेक्ट सीक्वेंस, करेक्ट द ऑप्शन, करेक्ट। तो जब भी देखो मैं कहता हूँ कि करेक्ट पूछे, यदि करेक्ट पूछे तो इनकरेक्ट ढूंढो, और इनकरेक्ट पूछे, यदि इनकरेक्ट पूछता है तो करेक्ट ढूंढने का प्रयास करो, ये तरीका होता है। लेकिन यहाँ सीक्वेंस से करना है, तो यहाँ पे ध्यान देने की है। इस क्वेश्चन को समझने के इस तरीके का कि पहले इस्तेमाल करें, याद रखिएगा ये श्लोक, पहले इस्तेमाल करें फिर विश्वास करें। इस पर आधारित है। अभी आराम से इस पे सजाइए, देखिए इसका करेक्ट आंसर आपको मिल जाएगा। यानी देखिए किसी भी व्यवहार की चीज़ तो पहली चीज़ जो चाहिए वो क्या चाहिए, ज्ञान चाहिए। ठीक है, तो देखिए कि स्टार्टिंग में ए कहाँ कहाँ है, तो ध्यान से देखेंगे तो ए यहाँ है और ए यहाँ है, यानी दो तो बेचारे गए खत्म, यानी विकल्प क्या हो गए, दो। तो ये इसीलिए कहा जाता है ना कि पढ़ने वाले व्यक्ति के पहली चीज यही होती है। यदि ज्ञान है भी और उसको समझने की क्षमता ही नहीं हो तो ज्ञान बेकार है। यानी दूसरी चीज क्या है, अंडरस्टैंडिंग आपकी अच्छी होनी चाहिए, समझने की शक्ति हो। इस आधार पर जवाब तो आपको ऑटोमेटिक मिल गया, क्योंकि यहाँ पर भी है। यानी पहला क्या है, इसका आंसर तो ये मिल गया कि 3 होगा। उसके बाद यानी पहले ज्ञान का प्राप्त होगा, उसके बाद समझ विकसित होगी, उसके बाद हम किसी कार्य को लेके चलेंगे, उसके बाद हम एनालिसिस करेंगे कि सही इसके पॉजिटिव डायमेंशन क्या है, इसके निगेटिव डायमेंशन है, और उसके बाद देखेंगे कि यदि पॉजिटिव डायमेंशन ज़्यादा है तो उसको करेंगे, नहीं तो छोड़ देंगे। इसलिए इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा। इस तरीके से करो ना, 99% क्वेश्चन राइट होगा। आपको यदि डाउट होता है किसी क्वेश्चन में तो आप लिखिएगा, मैं कमेंट सेक्शन में फिर से कर दूंगा। ठीक है। फॉर द फॉलोइंग आइडेंटिफाई दोज हु आर कॉल्ड नॉट प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग प्रोड्यूस। यहाँ पर क्या है कि नॉट, जिसकी संभावना न हो। यहाँ पे भी देखो कह रहा है कि करेक्ट आंसर या सीक्वेंस की चीज़ें, करेक्ट आंसर की चीज़ें पूछ रहा है। सिस्टमेटिक सैम्पलिंग, कोटा सैम्पलिंग, सर्टेन स्टार्ट फीड, उसके बाद प्रोसिप्यू और स्नोबॉल सैंपलिंग, इस चारों को करना है। करेक्ट सीक्वेंस क्या है, तो 32 का एक भी यदि आपको पता हो ना तो ऑटोमेटिक कंफर्म हो जाएगा। क्योंकि देखो सिस्टमेटिक सैंपलिंग की चीज़ें तो नहीं होगी, नॉट प्रोबेबिलिटी की चीज़ों में, यानी ये गलत, ये नहीं होना चाहिए उसमें। यानी ये विकल्प और ये विकल्प खत्म हो गए, अब बच्चे क्या हैं, 2। ठीक है, तो यहाँ पर देखो क्या है कि कोटा सैंपलिंग की आवश्यकता होती है, यानी अब ये दोनों में भी है। ठीक है, अब यहाँ से काम नहीं चलने वाला। ठीक है, उसके बाद क्या, 35 नहीं, प्रस्तुत सैंपलिंग, यानी क्या हो गया कि डी हो जाएगा। इसका जो करेक्ट आंसर हो गया यानी डी, और उसके बाद ई हो जाएगा, यानी करेक्ट क्या हो गया, 3 हो गया। अगला क्वेश्चन है, द नॉलेज ऑफ द रिलेशन बिटवीन नेम एंड ऑब्जेक्ट denote by the name is called verbal testimony, implication, inference, comparison। देखो भारतीय दर्शन में इसको मुझे पढ़ाना पड़ेगा, इंडियन फिलोसफी का ये क्वेश्चन है, न्यू सिलेबस में जुड़ा हुआ है। इंडियन फिलोसफी, इंडियन फिलोसफी। ठीक है, ध्यान से देखिए, बेसिक चीज़ें आपको करवा देते हैं, ध्यान से देखिए। इंडियन फिलोसफी में 6 प्रमाण की बात है, सोर्स ऑफ नॉलेज की बात की गई है। कहाँ के, पहला प्रत्यक्ष प्रमाण, परसेप्शन। दूसरा क्या है आपका इन्फ्रेंस, अनुमान, अनुमान। प्रत्यक्ष प्रमाण, इंद्रिया सन्निकर्ष प्रत्यक्ष प्रमाण, इंद्रियों के सन्निकर्ष से जो ज्ञान प्राप्त होता है उसको क्या बोलते हैं, प्रत्यक्ष बोलते हैं। अनुमान यानी अनुधनमान, यानी आप पीछे के ज्ञान को, यानी पीछे की स्मृति के आधार पर प्राप्त ज्ञान को क्या कहते हैं, अनुमान कहते हैं। तीसरा होता है वर्बल टेस्टिमनी, यानी शब्द प्रमाण। शब्द प्रमाण क्या है कि शास्त्रों साहित्यों में लिखी गई किसी महापुरुष द्वारा बातों को भी वैलिड रिसोर्स के रूप में माना जाता है।
इसीलिए इसे क्या बोलते हैं, इसीलिए इसे क्या बोलते हैं, तो शब्द प्रमाण बोलते हैं। अब ये उसके बाद आता है उपमान। उपमान यानी कंपैरिजन टू है। तो कंपैरिजन क्या होती है कि एक कोई वस्तु ए है और कोई वस्तु बी है, यदि दोनों की गुणों का, दोनों की बॉडी स्ट्रक्चर का तुलना करते हैं तो इस प्रकार की तुम न अपने छोटे भाई या बड़े भाई जैसे दिख रहे हो, तो इस प्रकार के ज्ञान को क्या बोलते हैं, उपमान बोलते हैं। तो यहाँ पूछ रहा है कि नॉलेज रिलेशन बिटवीन एन ऑब्जेक्ट डिनोट, तो इस प्रकार का जो ज्ञान होता है वो उपमान में होता है, कंपैरिजन में होता है, उपमान में। उसके बाद दो तीन और प्रमाण है, एक को कहते हैं अर्थापत्ति और दूसरे को कहते हैं अनुकूलावधि। ये चीज़ें हो गई पूरी की पूरी फिलोसॉफिकल जो प्रमाण की स्वरूप है उसी को मैंने बताया। अगला क्वेश्चन है, गिवन द बिलो टू स्टेटमेंट द वाइस चांसलर ऑफ यूनिवर्सिटी, एंड ये एजुकेशन से है संबंधित है, यूनिवर्सिटी एग्जीक्यूटिव है, हु इज द वेस्टेड एडमिनिस्ट्रेटिव एज वेल द एकेडमिक रिस्पॉन्सिबिलिटी। वाइस चांसलर दोनों की रिस्पॉन्सिबिलिटी की चीज़ों को देखता है। उसके बाद दूसरा स्टेटमेंट है, फॉर द लीडरशिप एट्रीब्यूट in a vice chancellor both transcendental as well as transformational leadership the captain in needed। ठीक है, देखो पहली चीज में इस तरीके के जब क्वेश्चन होते हैं ना, 99% आइडियोलॉजिकल चीज़ों में चलते हैं। यहाँ थोड़ा सा भी आपको ये चीज़ें आएगा तो ऑटोमेटिक, यानी कहीं ना कहीं वाइस चांसलर का वीसी का काम दोनों चीज़ों को देख रेख करना है, यानी रिस्पॉन्सिबिलिटी एडमिनिस्ट्रेटिव का कि एकेडमिक का भी लेना है, उनकी जो भी चीज़ें होता है सर्वे सर्वा के रूप में कहा जाता है। ये इसीलिए ये भी सही है और ये भी सही है, यानी स्टेटमेंट 1 और 2 यानी एक आंसर सही है, बोथ आर करेक्ट। अगला क्या है कि व्हाट इज द हॉलमार्क्स ऑफ रिफ्लेक्टिंग ऑफ टीचर टीचिंग, यानी टीचिंग एप्टीट्यूड से है, टीचिंग एप्टीट्यूड से है, रिफ्लेक्टिव टीचिंग एप्टीट्यूड का क्या होना चाहिए। यानी देखो कुछ पढ़ा रहे हो तो बच्चों में उस तरीके के आचरण दिखते हैं, ठीक है, कंसेप्ट को लेकर, उनकी समझ को लेकर, तो हम कहते हैं कि यदि बेस्ट पढ़ाया गया है, बेस्ट प्रोडक्ट है, यानी क्लियरेंस होना चाहिए। ठीक है, तो इसके आधार पर एक ही देखो, एक जहाँ की क्लियर सारी चीज़ें हैं, रिफ्लेक्टिव टीचिंग एकदम आपको दिखती है, तो इसका जो करेक्ट आंसर है पहले ही में, इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है हमारा 36 नंबर, गिवन द बिलो सम मेटल्स विच इज रिलेटेड टू इन्वायरमेंटल सेंटर फ्रॉम द variety of the entrepreneurial source, identify the metal which have been a serious concern with the point of pollution and body। ठीक है, ये कुछ एलिमेंट है और एलिमेंट से पॉल्यूशन की बात पूछ रहा है कि कौन कौन से इन्वायरमेंट में होता है। तो देखो तुम कुछ चीज़ें तो ऑटोमेटिक जानते हो, लेड की प्रॉब्लम, कैडमियम की प्रॉब्लम, मैकरी की प्रॉब्लम, कॉपर की प्रॉब्लम, एल्युमिनियम की बात की चीज़ें हैं। तो इसमें यदि दिखता है कि सबसे अधिक प्रॉब्लम कहाँ दिखती है इन चीज़ों को, तो थोड़ा सा भी ध्यान लगा कर देखोगे तो जो कि कैडमियम की प्रॉब्लम, जो सबसे, मरकरी जो नहीं होता है, मरकरी की प्रॉब्लम सबसे अधिक दिखाई पड़ती है, सी पहला स्थान होने से दिखाई देता है। यानी अब सी देख लो किस जगह है, ये तो फ्री का नंबर दिया, इसको कहते हैं, इस तरीके के क्वेश्चन कहते हैं जनरल अवेयरनेस पर फ्री का नंबर देना। सी जगह एक ही विकल्प में है, यानी इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, 3। बाकी छोड़ना नहीं है, बाकी हमें चारों विकल्प को देख लेना है। उसके बाद क्या है, डी कैडमियम, उसके बाद क्या है, लेड। ये चीज़ें देखना जरूर है, पढ़ना जरूर है। अगला क्वेश्चन है, देखो यहाँ पे भी फिर स्टेटमेंट इन स्टेटमेंट हुआ, ये तभी सही होगा जब आपको मीनिंग समझ में आती हो, कंसेप्चुअल चीज़ें आती हो। अ कंपनी वाइड नेटवर्क क्लोज द पब्लिक एक्सेस विच यूज एन इंटरनेट टेक्नोलॉजी, ये WW वर्ल्ड वाइड वेब एज कार्ड। ठीक है, तो पब्लिक चीज़ें कही जाती है। ठीक है, अब आपको एक चीज़ दिख रहा है कि ये पब्लिक
जब कह रहा है कि एक वाइन कंपनी है जिसने पब्लिक एसेस क्लोज कर दिया है और विच डब्ल्यू यूज कर रहा है, तो इससे तो होगा नहीं। यानी पहली बात यह है कि क्या है, गड़बड़ है। यानी पहला इनकरेक्ट क्या है, इनकरेक्ट है। अब मॉडर्न क्या है, आज के बच्चे वाईफाई वाले हैं नहीं जानेंगे, इससे कुछ पहले 13, 12, 13, 14 में था। वो करता क्या था कि मॉडर्न एक प्रकार की ऐसी डिवाइस होती थी, ठीक है, ठीक है, इस तरीके से यहाँ पर इसको ना लैपटॉप में लगाया जाता था, ठीक, और यहाँ पर सिम लगाया जाता था। ये पूरा ना कनेक्ट करती, इसमें नेट पैक भरवाया जाता था और ये इसे चलाती थी, ठीक है। तो ये मॉडर्न होता था, यानी कनेक्ट करने का काम करता था। उसके लिए किसी वाईफाई की चीज की ज़रूरत नहीं होती है। यानी कहने का मतलब कि ये तो भाई सही है, ठीक है। यानी देखो कि ये भी गड़बड़, ये भी गड़बड़, ये भी गड़बड़, यानी आंसर तो ये सही से मिल गया था कि पहला इनकरेक्ट है। तो यानी पहला इनकरेक्ट है तो ये हो गया, एक ही जगह है, दूसरा सोचने ही नहीं। वैसे इसे जानना चाहिए कि ये सही है। मॉडर्न क्या होता है, मॉडर्न कैसे ऑपरेट करता है, इसको जानना जरूरी है। द एजुकेशनल इम्पोर्टेंट इंस्टीट्यूशन ऑफ हायर एजुकेशन लर्निंग इन इंडिया सच एज अ संस्कृत विद्यापीठ एज ए एग्जाम्पल ऑफ संस्कृत जो विद्यापीठ के नॉन कन्वेंशनल लर्निंग प्रोग्राम, वैल्यू एजुकेशन प्रोग्राम, ओरिएंटल लर्निंग प्रोग्राम। फोर्थ नंबर का है प्रोफेशनल लर्निंग प्रोग्राम। तो ये पूछ रहे हैं कि इसमें क्या चीज़ें हैं। तो ये क्या होता है कि एक प्रकार के ओरिएंटल लर्निंग प्रोग्राम का पार्ट होता है। अगला क्वेश्चन क्या है कि एंड इस्टेब्लिश द रिसर्च प्रॉब्लम इज पीएचडी लेवल कोर्स। अच्छा, जो पीएचडी लेवल कोर्स किया है उसको पता होगा, जो पीएचडी के दौरान करवाया जाता है, अब 1 साल का हो रहा है, ठीक है। मेरे अंडर में भी पीएचडी के स्टूडेंट हैं तो बताते हैं कि इस तरीके से होता है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज स्टेज करिकुलर, ठीक है, हाइपोथेसिस, लोकेटिंग प्रॉब्लम एरिया थ्रू, तो उसके बाद डिफाइन द पॉपुलेशन पॉल्यूशन ऑफ रिसर्च, सेलेक्ट द पॉइंटेड इशू ऑफ प्रॉब्लम ऑफ सोशियोलॉजिकल, डिफाइन द लर्निंग डिजाइन मेथड। ये पूछ रहे हैं कि इसका एक सीक्वेंस क्या होगा, करेक्ट सीक्वेंस कौन कौन सा सही है, ठीक है। इस तरीके के क्वेश्चन है तो ध्यान से देखिएगा। इसका जो करेक्ट आंसर क्या है, एक चीज़ तो हमें पता है कि डिफाइन द पॉपुलेशन रिसर्च ऑफ द कैरेक्टरिस्टिक, पहला काम किया जाता है, नहीं पहला काम ये तो जो इसके अंतर्गत पहला काम यही किया जाता है, ठीक है। नहीं, ये नहीं किया जाता है। पहला काम क्या होता है, हाइपोथेसिस में कि किस पे काम करना है, तो पहला काम ये हो जाएगा। और ये एक ही जगह है, यानी 3 में, तो इसका ये बाकी सब विकल्प में नहीं है, इसलिए इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, 3। आगे देख लेते हैं। अगला क्या है, फाइंड आउट द करेक्ट सीक्वेंस ऑफ द फॉलोइंग ट्रांसमिशन, ठीक है। नरकास्टिंग टेलीग्राफ, ब्रॉडकास्टिंग टेलीफोन, वीडियोकास्ट। ये पूछ रहा है कि सबसे इसका क्या है करेक्ट आंसर ऑफ द क्वेश्चन, पहले क्या क्या चीज़ें आती हैं। तो ध्यान से देखेंगे तो इसके अंतर्गत पहला क्या है कि टेलीग्राफ आया था, ठीक है। इस टेलीग्राफ आया था, यानी पहले नंबर पे ये है। दूसरे नंबर पर टेलीफोन आता था, यानी दूसरा नंबर ये हो गया। तीसरा नंबर ब्रॉडकास्टिंग हो जाता है। चौथे यानी ये दिख रहा है ना 1 2 3, ये कहाँ पे है, इसके दूसरे वाले में है, ठीक है। तो इसका जो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है विच ऑफ द आर्गूमेंट एडवांस इन सपोर्ट एक्शन रिसर्च इन एजुकेशन, किस चीज़ की ज़रूरत होती है, रिसर्च ब्रेक फ्रेश ग्राउंड इन फील्ड इंक्वायरी, ठीक है। जनरल नॉलेज ऑफ इज अप्लाइड टू एक्सटेंडेड फर्दर जनरलाइजेशन, सब न्यू प्रिंसिपल फॉर्मुलेटेड, फॉर एग्जाम्पल ये किस चीज़ों में है। तो इसका जो करेक्ट आंसर आप देखते हैं ये होता है एजुकेशनल सिचुएशन पर एज वेल एज इस एक के अंडरगो चेंजिंग बेटर पर। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, 4। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि गिवन बिलो 2 स्टेटमेंट केवल व्यतिरेकी इन्फ्रेंस, ठीक है। ये इन अनुमान में ये एक भाग है उसको दिखा रहा है, केवल व्यतिरेकी, अन्वय व्यतिरेकी,
ठीक है। अनुमान हम ना इंडियन फिलोसफी का ये प्रमाण पढ़ाऊंगा कि प्रमाण के क्या क्या भाग है, ये पढ़ा देगा निश्चित, कैसे कहते हैं ये है। तो इसमें देखिए, ये जब तक कंसेप्ट आपका क्लियर नहीं रहेगा तब तक ये एक कंसेप्ट विथ फैक्ट पर आधारित एक क्वेश्चन है, यानी दोनों को हम देखते हैं, यदि आता है तब तो बनेगा, नहीं आता है तो नहीं बनेगा। देखिए ये चीज़ें केवल व्यतिरेकी अनुमान के अंतर्गत क्या होता है, मिडिल टर्म्स ये डिफरेंट टू माइनर टर्म, ये तो यानी ये तो करेक्ट है, यानी ये करेक्ट है, ये तो फिक्स हो गया। अब दूसरा देखते हैं, केवल है ना वे में वो इन्फ्रेंस के मिडिल टर्म और बहुत पॉजिटिव निगेटिव, नहीं ये गड़बड़ है, यानी ये गलत है, यानी आंसर क्या हो जाएगा, ए इज करेक्ट बट ये इज फॉल्स, इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, द क्रिटिकल डिफरेंस बिटवीन एक्सपेरिमेंटल एंड एक्स पोस्ट फैक्ट रिसर्च लाइज इन टर्म्स, इसमें से किस में पड़ता है, यानी सिलेक्शन ऑफ सैंपल, कैजुअल कनेक्शन बिटवीन टू वेरिएबल, यूज ऑफ रिसर्च टू कंट्रोल और मैनिपुलेशन, इसमें से क्या करता है, तो ये पड़ता है कंट्रोल एंड मैनिपुलेशन ऑफ इंडिपेंडेंट, यानी इसका आंसर क्या हो जाएगा, 4। अगला क्वेश्चन विच द इन विच स्केल मेजरमेंट क्लासिफिकेशन ऑर्डर इक्वलिटी यूनिट ऑफ द इंश्योर ऑर्डिनल नॉमिनल इंटरवल रेशियो। अब देखो ये इस प्रकार का क्वेश्चन आपको फ्री में नंबर देने का काम करते हैं, थोड़ा सा इसमें दिमाग लगाना होगा, इस मेजरमेंट करना। तो ये सारी चीज़ें 2 भागों में बांट के किया जाता है, जिसका होता है आंसर इंटरवल के 44 का क्या है कि इंटरवल के रूप में ये होता है। ठीक है। अगला क्वेश्चन है 45, आइडेंटिफाई द करेक्ट मिडिल टर्म, मध्यम पद क्या होता है। ठीक है, ये लॉजिक का है, उसको हम पढ़ाएंगे तो आपको बता देंगे कि इट इज द प्रेजेंट इन माइनर टर्म, इट इज प्रेजेंट पॉजिटिव इन ट्रेंड, ये लॉजिकल स्टेटमेंट एब्सेंट ऑफ ऑल निगेटिव या किस में, इसमें इसके अंतर्गत ये किस में होता है। ठीक है, तो इसके अंतर्गत यदि देखें तो इसका क्या है, इट मस्ट बी प्रेजेंट इन माइनर टर्म, यानी ये करेक्ट है। ठीक है, ये करेक्ट है, मतलब क्या है, करेक्ट आंसर, यानी ये तो सही है। अब ये कहाँ है, ये कहाँ है, तो ये यहाँ है और ये यहाँ है। ठीक है, दूसरा क्या है इसका, ठीक है, इट मस्ट बी प्रेजेंट ऑल पॉजिटिव इंस्टेंस इन विच द मेजर टर्म इज प्रेजेंट। ठीक है, इसका तो ये क्या कहता है कि ये भी बी भी करेक्ट है, यानी दूसरा भी सही है, यानी इसका आंसर यहाँ तक यही होगा। ठीक है, इसका करेक्ट आंसर होगा। 46 का देखते हैं, या फिर पैराग्राफ है। पैराग्राफ के क्वेश्चन को तरीका होता है, ध्यान से देखिएगा। पहला पैराग्राफ को कभी भी सॉल्व करने के 3 तरीका होता है। इस तरीके को यूपीएससी में भी मैं लागू करता था, यूपी पीसीएस का भी जब एग्ज़ाम देता था। ठीक है, तो इस विधि को लगता, पहले ब्रीफ में पैराग्राफ पढ़िए। ठीक है, उसके बाद ब्रीफ में क्वेश्चन देख लीजिए। ठीक है, उसके बाद क्वेश्चन के यहाँ पर ना टर्म याद हाईलाइट कर, जैसे डिवाइन प्रेजेंस हो गया। ठीक है, वेल बीइंग डिपेंड्स इन आवर इनर मोस्ट वेल बीइंग, ये है टर्म हो गया। दूसरा क्या हो गया कि टर्म को इंडिकेट करेंगे। ठीक है, और उसके बाद लास्ट में एक बार फिर पढ़ेंगे पैराग्राफ को, और कोशिश करेंगे कि यदि ये जहाँ टर्म मिलता है उसके आगे और एक लाइन पीछे पढ़े, 100% आंसर मिल जाता है। यूपीएससी में इसका ना भाव पूछ देता था, वहाँ पे थर्ड होता था। तो जब सारा चीज़ इसको पढ़ेंगे, अब यहाँ पे पढ़ेंगे नहीं, आप देखिएगा कि आपको सबका आंसर ऑटोमेटिक मिलता जाएगा। यानी 46 का जो आंसर इसमें मिला है कि डिवाइन प्रेजेंस क्या होता है, तो एक प्रकार की डिवाइन प्रेजेंस क्या होता है कि बाई मेकिंग सिंसियर इफोर्ट विथ द ऑल इज सेड। ठीक है, भगवान के प्रति, यानी इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा। उसके बाद कह रहा है कि इनर मोस्ट वेल बीइंग डिपेंड्स अपॉन, किस पे डिपेंड करता है। यहाँ पर ध्यान से थोड़ा सा देखिएगा, जबका हमारा भगवान से सीधा संबंध हो जाता है, सच्चिदानंद से संबंध हो जाता है, तो आत्मा, ये देखो फिलॉसफी में कहा जाता है
कि जब हमें ज्ञान प्राप्त हो जाता है तो आत्मा परमात्मा को, परमात्मा आत्मा से जुड़ी रहती है, यानी कनेक्शन विद द सुप्रीम पावर, यानी ईश्वर से हो जाता है तब होता है। अगला क्वेश्चन है कि द डिवाइन प्रेजेंस इन ईच इंडिविजुअल कैन बी फाउंड थ्रू, किसके द्वारा पाया जाएगा? तो ठीक है, ओन रियलाइजेशन ऑफ डिविनिटी। ठीक है, देखो 48 का एक लाइन में है कि जब तक आपको आध्यात्मिक ज्ञान नहीं होगा, ईश्वर का ज्ञान नहीं प्राप्त होगा, तब तक इस तरीके की चीज़ें नहीं होगी, यानी इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? पहले ही में है। ठीक है, अगला है कि व्हाट इज नीडेड द माइंड बी एक्टिव, माइंड व्हाट इज नीडेड फॉर द माइंड एक्टिव, माइंड को एक्टिव रहने के लिए क्या चीज़ें चाहिए? लाइफ एनर्जी, ये चीज़ें। तो सबसे बड़ी चीज़ होती है ना कि जब आपकी सारी चीज़ें कनेक्टिविटी अच्छी हो जाती है, ठीक है, कनेक्टिविटी अच्छी हो जाती है, ज्ञान प्राप्त करने की जिज्ञासा, तो ऑटोमेटिक सारी चीज़ों को आप जान लेते हैं। इसका जो करेक्ट आंसर है वो 3 है। ठीक है, नेक्स्ट एंड लास्ट क्वेश्चन क्या है? द पैसेज फोकस ऑन, ठीक है, यहाँ पर पैसेज किसके बारे? इसमें एक चीज़ देखिए, इसका मैं आंसर बता देता हूँ फिर आपको बताऊँगा। ठीक है, तो ये क्वेश्चन हो गया। बाकी चीज़ें यदि आपको कोई भी चीज़ें आपको आती है, यदि कोई प्रॉब्लम करता है, इसका पार्ट 1 ऑलरेडी मैंने, इसका पार्ट 1, इसका जो पार्ट 1, इसका जो करेक्ट आंसर है वो क्या है? विटल लाइफ एनर्जी, आंतरिक जो जीवन की है उसके बारे में है। इसका ये पार्ट 1 का क्वेश्चन थे, 1 से 25 क्वेश्चन पार्ट 1 में थे, और ये पार्ट 2 है जहां आपको 26 से लेकर 50 तक के क्वेश्चन है। सभी लोगों से रिक्वेस्ट है कि ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और एक काम जरूर करें, दूसरे लोग जो को ज़रूरत हो, फ्री में पढ़ना चाहते हैं, उन तक पहुंचाने का प्रयास कीजिए। मेरी मेहनत फ्री में आप लोगों को ज्ञान देने का है कि जो पैसे की चीज़ों को लेकर मार है वो कम हो। तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करवाएं ज़्यादा से ज़्यादा, कि ये चीज़ें ना आपको पहले पता चले, क्योंकि मेरे को टीचिंग के बाद, पढ़ाने के बाद, मैं दिल्ली यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर हूँ, तो मेरे को समय कम मिलता है। ठीक है, तो जब खाली रहता हूँ तब भी, तो यदि आप चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, दोनों चैनल को, ये फिलॉसफी वाला भी और ये यूजीसी क्लासेस वाला भी, दोनों को सब्सक्राइब कीजिए, कि जिससे पता चले, जब भी नोटिफिकेशन आ जाए तो पता चल जाए। थैंक यू सो मच।